हम सरकार से चाहते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसीलिए ट्विटर अभियान के जरिए #मोदी जी बीएड को न्याय दिलाओ अभियान की इसीलिए शुरुआत की, क्योंकि हम चाहते थे कि सरकार इस मुद्दे पर मुखर रूप से कठोर रूप से आकर के हम बीएड डिग्री धारकों के लिए काम करें, पर ग्रहण लग गया है। हमारी लड़ाई इसी सिस्टम के खिलाफ। सर, हमने 1.5 से 2 लाख रुपए कर्ज लेकर के इस उम्मीद में बीएड किया था कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग ले सकेंगे। हमने भारत के राजपत्र एनसीटी 28 जून 2018 का जो ये राजपत्र मैं लेकर के बैठा हूँ, इस नियम के तहत बीएड किया था कि हम इसी नियम में लिखा गया है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल माना जाए। आप बताइए कि जब क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात आएगी, जब प्रदेश में 1 से 5 के छात्रों को पढ़ाने की बात आएगी, तो एक क्वालिटेटिव डिग्री होल्डर से सरकार को पढ़वाना चाहिए या एक डिप्लोमा होल्डर से, जो बीएड से कहीं न कहीं निचले स्तर की डिग्री मानी जाती है। डीएलएड बीएड से निचले स्तर की डिग्री मैं ये कहता हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता की बात कार्यक्रम के इस खास एपिसोड में, और जहां हम चर्चा कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा की। और प्राथमिक शिक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, खासतौर पर जो बीएड डिग्री धारक हैं, बीटीसी डिग्री धारक हैं, तमाम सारे ऐसे डिग्री धारकों की नौकरियां जो है वो अधर में लटक गई हैं। उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कई सारे साथी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं इस चर्चा में। सत्यम पाठक हमारे साथ हैं, जो लगातार ट्विटर पर इस अभियान को लीड कर रहे थे। खासतौर पर सत्यम, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा और भी दूसरे उनके साथी जो एस्पिरेंट्स हैं, लगातार प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक के रूप में वो अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, चाहे वो शालू गुप्ता हो, इसके अलावा सत्यम यादव हो, अजीत सिंह हो, सौरभ शुक्ला हो, तमाम सारे लोग। आज अजीत सिंह दो एक ही नाम के व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन सबका स्वागत करता हूं और हम सभी का स्वागत करते हैं। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, उनका वक्तव्य भी हम इसमें लेते जाएंगे। जो सबसे मोटी बात है सत्यम पाठक, जो मैं लगातार, जब आप लोग ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करा रहे थे मोदी जी को लेकर के, और उनसे आप लोग गुहार लगा रहे थे, ये अचानक क्या हुआ? एक जमाने में तो बीएड की डिग्रियां बिका करती थी उत्तर प्रदेश में। मुझे याद है बीएड का एंट्रेंस जिस यूनिवर्सिटी को मिलता था, वो कहते थे कि वहाँ के वाइस चांसलर से लेकर के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर और तमाम सारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते थे, वो माला माल हो जाते थे, बच्चे लाइन लगाते थे। और एक दौर था कि बीएड कॉलेज खोलने के लिए तमाम सारे उद्योगपतियों में, नेताओं में होड़ हुआ करती थी। ये अचानक सब कुछ ध्वस्त क्यों हुआ? सबसे पहले तो अली सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इंडिया अहेड न्यूज के तमाम दर्शकों को मैं पाठक सत्यम, अध्यक्ष यूपी बीएड छात्र संघ, सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, और आपने बहुत अच्छी बात की कि एक दौर था जब बीएड की डिग्रियां बिका करती थी, लेकिन आज का एक दौर है जब छात्र बेरोजगार होकर के डिग्रियां लेकर के भी, कभी बेरोजगार, कोई सीटेट पास करके रिक्शा चला रहा है, कोई बीएड करके की चाय बेच रहा है, तो वो उस टाइम का दौर था। आज का दौर इतना है कि कंपटीशन की इस दुनिया में लोग कहीं न कहीं अपने ही समकक्ष लोगों को बाहर करने की साजिश रचना चाहते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि ये सब कुछ उठा कहाँ से। देखिए सर, ये सारी चीजें उठी राजस्थान से, और उसकी लपट जो आग वहां पर लगी थी, उसका ही 16 अब उत्तर प्रदेश में भी गिरने लगा। राजस्थान में बीएड के साथियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, और उसका नतीजा ये हुआ और सर, कि उत्तर प्रदेश के 12 लाख छात्र यूपी टेट की परीक्षा में प्रतिभाग लेने के बाद कहीं न कहीं वो अफेक्टेड हो गए। इसका कहीं न कहीं अगर किसी को क्रेडिट जाता है, तो इस सारी लचर व्यवस्था के लिए सरकार भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि वो बीएड के छात्रों के लिए लीगल पैरवी नहीं करा रहे थे। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज बताऊंगा, और आज तो मैं पूरे नियम कानून सब कुछ लेकर के बैठा हूं जिसके तहत बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल है। भारत का वो राजपत्र द गजेट ऑफ द इंडिया, जो एनसीटी सर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसने 28 जून 2018 को बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए भारत के राजपत्र में शामिल किया था। ये मेरे पास गजेट है, आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। इसके बाद 28 जून 2018 को जब बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हुआ, उसके बाद पूरे प्रदेश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीएड डिग्री धारकों के एडमिशन लेने का क्रेज बढ़ा। ये सत्यम पाठक नहीं कर रहे हैं, ये सब उत्तर प्रदेश की प्रिंट मीडिया और यहाँ पर काम करने वाले लोकल सत्यम, हम लोगों ने वो दौर देखा है जिस दौर में बीएड की डिग्री के लिए होड़ लगती थी। और मैं खुद कह रहा हूँ, संस्था का आप नाम ले रहे हैं, वो संस्था ही बीएड
का एफिलिएशन भी देती है, मान्यता भी देती है, जी बीएड कॉलेजेस होते हैं। तो एक दौर में हो था, और आज भी आप जितने भी राजनेताओं को देखेंगे, जितने भी ब्यूरोक्रेट को देखेंगे, उनके स्कूल कॉलेजेस में बीएड, बीटीसी। अच्छा, ये भी बड़ा एक अपना खेल है। एक दौर चलता है जब बीटीसी कॉलेजेस खुल जाते हैं और फिर आप बीटीसी को बंद कर देते हैं, फिर आप बीएड कॉलेजेस खोलते हैं, आप उनको बंद कर देते हैं, फिर आप बीपीएड कॉलेज खोलते हैं, आप उनको बंद कर देते हैं। ये क्या मजाक है भाई शिक्षा व्यवस्था के साथ? कौन सी प्रणाली आप लागू करना चाहते हैं, आपको खुद नहीं पता है कि आप कौन सी व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं और कौन सी व्यवस्था विड्रॉ कैसे करनी है। एक पूरा अर्थतंत्र है, न सिर्फ छात्र बल्कि हजारों करोड़ रुपए वो तमाम सारे लोग जो इन विद्यालयों में रोजगार के तौर पर, शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम सारे लोग जो यहाँ पर दूसरे और स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं। और वो जो शिक्षा, आप उसको आप शिक्षा माफिया कह लीजिए, उद्योगपति कह लीजिए, जो नाम आपको देना हो दे लीजिए, लेकिन वो एक व्यवसायी तो है, उसका व्यवसाय भी आप चौपट कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरा तंत्र जो है वो जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, और उस तंत्र के प्रभावित होने के बाद नए तंत्र में हाथ डालने से भी लोग बचेंगे। किसी को पता ही नहीं होगा, जुगाड़ तंत्र होगा कि भाई आपको पता चल जाए कि समय से कौन सी डिग्री का जुगाड़ बनने वाला है, तो वो डिग्री आपने डाल दी। कई बार ये भी लगता है कि ये सब कुछ सारे सेक्टर को प्राइवेट करने के लिए, प्राइवेटाइज करने के लिए तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप देखिए सर, आप बोलिए सर। बिल्कुल सही बात कही सर अविनाश सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। शिक्षा में जो निजीकरण का भावना आई है, उत्तर प्रदेश में तो बीएड डिग्री धारकों के लिए एक खुला रेट चल रहा है कि 50,000 रुपए अगर निर्धारित फीस है तो आपसे कभी प्रवेश पत्र के नाम पे, कभी प्रैक्टिकल के नाम पे, तो ये शिक्षा व्यवसायी जो शिक्षा निजीकरण को, पूंजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीएड के छात्रों के साथ उन्हीं के छात्र, वही लोग जो लूट तंत्र बना रखते हैं। वो चाहते हैं कि बीएड के छात्रों से कितना अधिक से अधिक निजीकरण के माध्यम से पैसा वसूला जाए। अब आप समझिए कि एक छात्र जो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए देकर के बीएड की डिग्री इस उम्मीद में करता है कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं में प्रतिभाग ले सकेगा, उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसको बीएड से है कि पहले बीएड वाले प्राइमरी में टीचर बने, तो अब क्यों नहीं बन सकते हैं? शालू गुप्ता भी है, सत्यम आपकी सहयोगी, जरा इनसे भी बात कर लीजिए। शालू, आप किस तरीके से देख रही हैं? मैं भी देख रहा था थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक किसी छात्रा की तस्वीर किसी चाय वाली हो गई। जी मुझे लगता है बीएड वालों का भी वही है कि बीएड वाले नहीं जाएगी सर, हम लोग क्या करेंगे वाला हो जाए। जब हम लोग बीएड जैसी डिग्री लेकर और बेरोजगार रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम रोड पे ही तो आएंगे चाय बेचने के लिए। ये तो हमें मजबूर किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। तो पर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सरकार ने जो नियमावली थी उसके तहत आपने जो है परीक्षा दी थी, पास हुए थे, एडमिशन लिया था। जी, हम टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, हम दोनों में क्वालिफाई हैं। अगर सुपर टेट का फिर टेट मतलब जब वैकेंसी आएगी, जब सुपर टेट का एग्जाम होगा, अगर हम उसको क्वालिफाई कर रहे हैं तब हम क्यों नहीं नौकरी के लिए एलिजिबल हैं? क्यों नहीं हम एलिजिबल हैं? हम बीएड की डिग्री लिए हैं भाई, बीटीसी से ज्यादा उसकी वो सुपर है, तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती से हम क्यों बाहर? सत्यम पाठक, आप जो बात सर कह रहे थे, परीक्षा दर परीक्षा, आपको लगता है आप इससे एतबार करते हैं कि जो परीक्षा दर परीक्षा आपकी ली जा रही है, दरअसल सिस्टम आप पर भरोसा नहीं कर रहा, और शायद यही वजह है कि कभी बीटीसी, कभी बीएड, कभी बीपीएड, तमाम सारे अलग अलग संवर्ग के छात्रों के साथ बार बार इस तरह का अन्याय हो रहा है। देखिए सर, बहुत सीधी सी बात है, परीक्षा पर परीक्षा देने का जो ये एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है, यानी कि कभी तो पहले ये व्यवस्थाएं थी टेट, फिर उसके बाद सुपर टेट की परीक्षाएं आई, बीएड के सेमेस्टर एग्जाम। तो कुल मिलाकर के सरकार परीक्षा, पहले छात्रों से परीक्षा करवाएगी और परीक्षा करवाने के बाद फिर अंत में पता चलता है कि वो सारी चीजें कोर्ट में चले जाएंगी। आप ये देखिए कि बीएड का छात्र 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए देकर के बीएड इस उम्मीद में करता है कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती या यूपी टेट की परीक्षा में प्रतिभाग लेकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नौकरी पा सकेगा। आप समझिए कि आज स्थितियां ये है कि सरकार की लज्जर पैरवी की वजह से, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसने बहुत अच्छे ढंग से
अपने सरकारी वकील जिन्हें वो पेमेंट करते हैं, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से उन्हें पेमेंट करते हैं, उन वकीलों ने बीएड के पक्ष में इतने मुखर तरीके से एनसीटी ने अपना पक्ष नहीं रखा, और उसकी वजह से, सरकार की गलती की वजह से आज प्रदेश के 12 लाख बीएड डिग्री धारकों के रिजल्ट पर ग्रहण लग गया है। हमारी लड़ाई इसी सिस्टम के खिलाफ है। सर, हमने 1.5 से 2 लाख रुपए कर्ज लेकर के इस उम्मीद में बीएड किया था कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग ले सकेंगे। हमने भारत के राजपत्र एनसीटी 28 जून 2018 का जो ये राजपत्र मैं लेकर के बैठा हूं, इस नियम के तहत का बीएड किया था कि हम इसी नियम में लिखा गया है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल माना जाए। और जब हम बीएड की परीक्षाएं देकर के पास होते हैं, महीनों तक इलाहाबाद में 5-5 हजार रुपए रेंट लेकर के, रूम लेकर के पढ़ाई करते हैं, यूपी टेट की कोर्सेज के लिए कोचिंग करते हैं, अपना समय देते हैं, और समय देने के बाद जब जॉब की बात आती है तो पता चलता है कि हमारे टीएटी के रिजल्ट पर ही रोक लगा दिया। हम जानना चाहते हैं, मैं आपको कुछ नियम बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा गया कि बीएड के छात्रों के रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया। सर, यही बिहार में अभी 10 दिन पहले लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है बीएड के छात्रों। हिमाचल प्रदेश का मेरे पास सर कोर्ट आदेश है, वहां पर बीएड के छात्रों को एलिजिबल माना है 1 to 5। मेरे पास सर वेस्ट बंगाल का आदेश है, वेस्ट बंगाल स्वर्णजीत बसु वर्सेस अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस कोर्ट का आदेश है, वहां पर बीएड को एलिजिबल माना गया है। आप राजस्थान के एक हाई कोर्ट के फैसले में, जहां पर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, वो भी केंद्र सरकार की एनसीटी और एमएचआरडी की लापरवाही की वजह से, उसका भुगतान उत्तर प्रदेश के 12 लाख बीएड डिग्री धारक क्यों करें? हम सरकार से चाहते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसीलिए ट्विटर अभियान के जरिए #मोदी जी बीएड को न्याय दिलाओ अभियान की इसीलिए शुरुआत की, क्योंकि हम चाहते थे कि सरकार इस मुद्दे पर मुखर रूप से, प्रखर रूप से आकर के हम बीएड डिग्री धारकों के लिए काम करें। और अगर वो नहीं करेगी तो हम गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र, जिनकी एकमात्र उम्मीद है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, हम उससे विमुख हो जाएंगे। और अगर ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, आप बीएड इसलिए करते हैं ताकि आपको रोजगार मिल सके, और जब आप महीनों तक, सालों तक यूपी टेट की परीक्षा पास करना आज उत्तर प्रदेश में आप समझिए यूपी पीसीएस के बराबर हो चुका है सर। इतना ज्यादा टफ कंडीशन है। एंड वी आर नॉट द लूजर्स, वी आर द डिग्री होल्डर्स। हम बीएड डिग्री धारक हैं। एंड दोज हु आर क्लेमिंग कि हम इनसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, दे डोंट नो दैट दे आर डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स एंड वी आर द डिग्री होल्डर्स, बीएड डिग्री होल्डर्स। दोनों में फर्क होता है, डिप्लोमा और डिग्री। आप बताइए कि जब क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात आएगी, जब प्रदेश में 1 से 5 के छात्रों को पढ़ाने की बात आएगी, तो एक क्वालिटेटिव डिग्री होल्डर से सरकार को पढ़वाना चाहिए या एक डिप्लोमा होल्डर से, जो बीएड से कहीं ना कहीं निचले स्तर की डिग्री मानी जाती है। डीएलएड बीएड से निचले स्तर की डिग्री। मैं ये कहता हूँ सत्यम पाठक, डिग्री कोई भी हो, सवाल इस बात का नहीं है। एक दौर में तो 8वीं और 10वीं और 12वीं पास लोग भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर, आईआईटी और आईएएस तक पहुंचे हैं। तो ये कोई एलिजिबिलिटी का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि एक सेवा, जब कोई आदमी इस बात के लिए, जो आपने क्राइटेरिया बनाया, तो जब आपने क्राइटेरिया बनाया तो उस क्राइटेरिया पर जितने लोग भी खरे उतरते हैं, उनको आप किस तरह समायोजित कर रहे हैं। लेकिन उस क्राइटेरिया में अगर कोई बदलाव करते हैं तो उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। और उनका क्या इस्तेमाल हो, रॉ फोर्स का क्या इस्तेमाल हो, इसका भी जो है समायोजन, इसका भी निष्कर्ष सरकार को निकालना होगा। अजीत सिंह, आप कुछ कहना चाहते हैं? अजीत सिंह जी सर, मैं अजीत सिंह आपको नमस्कार करता हूं और आपके दर्शकों को अभिवादन करता हूं। सर, मैंने सर 2018 के बजट पत्र को देखते हुए बीएड किया था, बीटेक करने के बाद सर। और सर, मैं बीटेक को क्यों जोड़ रहा हूँ उसमें, इसलिए जोड़ रहा हूँ कि बीटेक टीजीटी में शामिल नहीं हो सकता है, आपको पता, सबको पता है, एलिजिबल नहीं है। तो मैंने बीटेक के बाद बीएड सिर्फ प्राइमरी में शामिल होने के लिए ही किया था। और मैंने आप बीटेक कर चुके हैं, मतलब इंजीनियर हैं आप? सर, मैं बीटेक कर चुका हूँ, मुझे अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिली। उसके बाद मैंने सोचा बीएड में एक अच्छा अवसर है मुझे तैयारी करने के बाद टीचर बनने का, और मैंने मेहनत करके बीटेक करने का बीएड किया, तैयारी की, टेट सीटेट पास किया। सर, मेरे साथी ये कहानी सुन रहे होंगे, मुझे लगता है मेरे साथी रिद्धिमा या लव या, और सर मैं नहीं ऐसे लाखों छात्र बीटेक करने के बाद लाखों छात्र सर अध्यापक बनना था तो बीएड कर लिया।
और सर आज मैं नहीं, नतीजा है ऐसे कि लाखों छात्र बीटेक करने के बाद बीएड, लाखों छात्र हैं जो ऐसे बीटेक करने के बाद बीएड किए हैं। और 2018 के गजट पत्र को देखते हुए मैंने बीएड किया था प्राइमरी टीचर भर्ती में। सर मैंने तैयारी की, मेरा क्या कसूर है कि सर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तैयारी करने का, रोक लगाने का कोई उचित नहीं है हाई कोर्ट का, और इसमें सरकार की भी नाकामी है, क्योंकि राज्य संबंधी सूची का शिक्षा एक विषय है, तो इसको सरकार को अपनी पैरवी करवानी चाहिए थी। कोर्ट में अभी तक कोई वकील अपनी तरफ से क्यों नहीं हायर किया है? ठीक है, ठीक है। हमारे साथ सौरभ शुक्ला है। सौरभ, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर सबसे पहले सर आप इंडिया न्यूज़ एड टीम का तहे दिल से सर धन्यवाद करता चाहता हूँ कि जो उन्होंने इस डिबेट को लेकर आए वो। सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो जब भी सर ये जब 2018 में बीएड को जब प्राइमरी भर्ती में शामिल किया गया था, तब माइंड मेकअप बच्चों का यही बन गया था कि मैं बीएड करके आगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकता हूँ, जिसके लिए उन्होंने अभी जो टेट परीक्षा थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टेट परीक्षा का आवेदन किया था। और उसके बाद जब ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे मतलब कोर्ट के द्वारा मतलब बिना अनियोजित तरीके से जो सर रोक लगाई गई है, उसके लिए मतलब कितने छात्र इससे पीड़ित हैं सर, काफी सर। क्योंकि सर मेहनत करके सर बच्चे जाते हैं वहाँ पे सर पेपर देने, और बाद में सर पता चलता है कि वहाँ पे रोक लग गई है, रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट क्या है सर, वो रिजल्ट मान्य है, जब तक रोक लगी है वो एलिजिबिलिटी तो सर वो है ही नहीं। मतलब उसके लिए ठोस कदम सर सरकार को इसके लिए उठाना चाहिए, ताकि हम लोगों को सर हम लोगों को न्याय मिल सके, बीएड छात्रों को न्याय मिल सके। शिखर पटेल, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? शिखर पटेल। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बीएड के मुद्दे को गंभीरता से लेके आज लाइव शो में इनवाइट किया। हम सभी को इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर दरअसल में हमारे ही भाई बंधु हैं जो डीएलएड किए हुए हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं जो बीएड किए हुए हैं, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन बीएड डीएलएड के कुछ नेता, बीएसटीसी के कुछ नेता जो एक मुद्दे को भटकाने के लिए एक नया काम करते हैं कि कोर्ट आइए खेल लेते हैं। इसमें बीएड ने कभी भी प्रमुखता से जा करके कभी कोर्ट में बीएड नहीं गया। कहते हैं कि हम लोग आग लगाने वालों में से नहीं है। बीएड जो भी व्यक्ति कर रहा है उसमें एक शालीनता होती है, और ये कुछ गीदड़ हैं जो गुणवत्ता से डरते हैं। क्योंकि अगर आपको गुणवत्ता से हमारी डर नहीं है, अगर आपको कंपटीशन देखना है, अगर बीएड शामिल रहेगा तो हम ब्रिज कोर्स करते हैं, और जबकि अगर सिलेबस उठा के देख लिया जाए तो बीएसटीसी डीएलएड से अच्छा सिलेबस हम लोग पढ़ के आते हैं। रुबा जी, आपने अब इन सारे बच्चों की बात सुन ली है। अब मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को कंक्लूड किया जाए आपसे, और सत्यम से आखिरी बार बात करता हूं इस पर। किस तरीके से इन छात्रों को, अभ्यर्थियों को अपनी लड़ाई आगे लेना चाहिए? आप चूंकि लीगल सपोर्ट भी आपका लगातार रहता है ऐसे छात्रों को, किस तरीके से इनको आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि जब सरकार गजट में सब कुछ सामने लाती है, और किसी मान लीजिए आप कोई ऑफर ले आए, कोई बिल्डर कोई ऑफर लाता है कि भाई हम अपने मकान में ये देंगे, तो सरकार कहती है ना ये तो देना पड़ेगा तुमको भाई। पर सरकार अगर कोई गजट लाएगी और कहेगी ये चीजें हैं और इसको हम टीचर बनाएंगे या ये नौकरी बनाएंगे, और कल को कह दे नहीं हम तो इसमें बनाएंगे नहीं, हम तो ये वाला लेके आओ तो बनाएंगे, तो उनका क्या होगा? बिल्कुल अविनाश जी, ये जो नहीं, बिल्कुल इनका जो मैटर है बहुत सीरियस है, और हाईकोर्ट ने किस बेसिस पे इनको स्टे दिया है वो भी देखने लायक बात होगी। क्या है वो ऑर्डर भी मैं देखना चाहूंगी, और इसको फिर हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे को, या तो वैकेशन स्टे को वैकेट करने के लिए भी हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि वो स्टे को वैकेट करें, और उसके ऊपर भी डिसीजन आता है बहुत बार, और या फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इनका केस बहुत स्ट्रांग है। ये स्टूडेंट ऑलरेडी इन्होंने बीएड किया हुआ है, एक तरह से इनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है, जहां उन्होंने कहा कि आप बीएड करो, बीएड के बाद आपको जो है जॉब मिलेगा फ्यूचर में। बाद अगर इन स्टूडेंट्स को जो इन्होंने पहले कर लिया ग्रेजुएशन, आपको बताएंगे कि भाई आप अब नहीं कर सकते, आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो गलत हुआ। टीचर्स को इसलिए बीएड कराया जाता था कि वो टीचर्स बनेंगे, जो भी लोग एस्पिरेंट होते हैं। और अब अगर उन्होंने चेंज किया है, वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसका। रिट्रोस्पेक्टिव इन द सेंस कि अगर जिस डेट से उन्होंने लॉ रूल को चेंज किया है उस डेट से उसको एप्लीकेबल होना चाहिए। उसके पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड किया है या जो भी एग्जाम्स दिए हैं, उनके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। सत्यम पाठक,
अभी चर्चा को जो है वो अंतिम पड़ाव पर ले जाते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप एक दर्शकों को, जो श्रोता हमारे साथ स्पेसेस पर जुड़े हैं, उनको एक बार और बताइए कि क्या कुछ इसमें लीगल लेवल पर चल रहा है, कोर्ट्स में कहाँ मामला है, सरकार पर कहाँ है, किसने आपसे, खासतौर पर आपके जो आंदोलन था, आपका अभियान था, इसके बाद किस तरह के लोगों ने आपसे संपर्क किया, ये अभियान कहाँ तक पहुंचा है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में 12 लाख बीएड डिग्री धारक हैं। वो 12 लाख बीएड प्रशिक्षु हैं और जस्टिस यूयू ललित के एक स्टेटमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उनकी एक स्टेटमेंट को कोट करके मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। उन्होंने कहा था कि बीएड डिग्री होल्डर्स जो होते हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए माध्यम है शिक्षा को प्रसारित करने के। तो ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये जस्टिस यूयू ललित ने सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में ये स्टेटमेंट दिया था। अब हम आते हैं कि मुद्दा क्या था। देखिए, राजस्थान में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया क्योंकि एनसीटी और एमएचआरडी जो हिंदुस्तान के शिक्षा के क्षेत्र में एक दो एजुकेशनल बॉडीज हैं, इन्होंने लचर ढंग से उस केस की पैरवी की। अब वही चीज अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम ने एक इम्प्लीडमेंट हमारे साथी राजकुमार सिंह सन ऑफ भोला राम के नाम से, क्योंकि सरकार इस मामले पे पूरी तरीके से निष्क्रिय थी, तो इसमें हमने अपनी बात, चूंकि अगर सरकार के ही भरोसे हम बैठेंगे कि सरकार आकर के इस मामले को लड़े, जबकि द बेसिक राइट गवर्नमेंट का ही है, वही पहली पार्टी है स्टेट ऑफ यूपी एंड एनसीटी, उसे ही आकर के हाई कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों का पक्ष रखना चाहिए। और जो जज साहब हैं वो इस चीज को सुनना चाहते हैं, लेकिन सरकार की लापरवाहियों की वजह से ये बीएड के छात्रों की आवाज कोर्ट में नहीं सुनाई गई, उन्होंने पैरवी नहीं कराई, और उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के 12 लाख बीएड डिग्री धारक जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे सकते थे सर, उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया। हमारी मांग सरकार से सिर्फ इतनी थी कि सरकार 14 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एनसीटी और एमएचआरडी को प्रेजेंट करके बीएड के छात्रों के मामले में पैरवी करवा करके, जैसा कि मैम ने अभी कहा, लीगल एडवाइस दी कि स्टे को वैकेंट कराएं। उस स्टे को वैकेंट कराने के लिए यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम की जो इम्प्लीडमेंट हमने दाखिल की थी, उसमें हमने एक स्टे वैकेंट एप्लीकेशन ऑलरेडी अपनी तरफ से दायर कर दिया है। साथ ही साथ हम चाहेंगे, इसीलिए हम अपील भी कर रहे हैं, और आपने देखा होगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूंगा इंडिया अहेड न्यूज का और अविनाश सर आपका, आपके शानदार कार्यक्रम के लिए कि आपने बीएड के छात्रों की इस मुहिम को और भी ज्यादा मजबूती दी। प्रदेश के 12 लाख धारकों की उम्मीदों को जिस प्रकार से इंडिया अहेड न्यूज ने उठाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारी कोशिश है ये हम सिर्फ उन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं जो आम से, आवाम से जुड़ा हुआ है, जो जिनका सरोकार सीधे जनता से। हम उन मुद्दों पर आगे भी आप यही डिबेट लेके आए, सरकार के प्रतिनिधि चर्चा में आए, और हम हर बार आमंत्रित करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मुझे लगता है कि उनकी अपनी किस तरह की मजबूरी है, मैं उसका बखान नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन ये बात सच है कि अगर आपने कोई फैसला किया है, आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामने वाले को उसके लिए कन्विंस करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही। सरकार ने अगर टैक्स लिया, सरकार ने अगर परीक्षा की फीस ली, सरकार ने अगर दूसरे और जो है चाहे वो जिस भी तरह के प्रावधान बनाए, उससे जो नुकसान हो रहा है, इन तमाम चीजों की भरपाई सरकार को करनी है, और नौकरी भी सरकार को देनी है। तो अदालत में सरकार को खड़ा होना है मजबूती से, और उसके पास क्या विकल्पों की कमी है क्या? इस तरह के मामलों में सरकार अदालतों में चली जाती है हट के आधार पर। इस तरह के मामले क्या जन सरोकार से जुड़े हुए नहीं, क्या किसमें सरकार नहीं जा सकती? पर आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अनुवाद जी आपका धन्यवाद, सत्यम पाठक, आपके सभी साथी, चाहे सौरभ शुक्ला हो, अजीत सिंह हो, सत्यम यादव हो, इसके अलावा शिखर पटेल हो, तमाम सारे लोग स्पेसेस पर जुड़े थे, प्रोफेसर ओमकार सिंह हमारे साथ स्पेसेस में जुड़े थे, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह की चर्चाओं को हम लगातार जारी रखेंगे इंडिया अहेड हिंदी पर। जन सरोकार आप लगातार इंडिया अहेड, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, हमारे ट्विटर आईडी को लगातार फॉलो करिए, और हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम इसी तरीके से इस तरह के विषयों को सबके सामने रख पाएं।